अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक पोजीशन में होगा, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा। एक हमने वीडियो बनाया था कि आपको ट्रेडिंग के लिए भी जब आप कोई स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करें तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए। उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये तो नहीं है कि करेक्शन नहीं होगा। देखो, एक्सटर्नल इम्पैक्ट जो जो है वो इम्पैक्ट करते हैं आपके शेयर को, लेकिन हाँ, एक चीज है कि एक हद तक जाने के बाद अगर आपने अच्छा स्टॉक लिया है तो फिर वो उसका फॉल रुक जाता है। ठीक है। और मल्टीबैगर तो एक अलग हमारा क्या कहना चाहिए रहता है, जिसकी एक पूरी हमारी वॉच लिस्ट है। आप उसमें लाइव रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हैं। ठीक है। मकसद सिर्फ आपको एम्पावर करना है नॉलेज से, ताकि आप लर्न करें। और जैसे हम मानते हैं कि अगर आप लर्न करते हैं तो वेल्थ तो खुद ब खुद क्रिएट हो ही जाती है। और पिछले हफ्ते हमने ये नई सीरीज की शुरुआत की थी, फंडा विद फैसल। और इसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है हमारी ट्रेडिंग लाइफ से या शेयर मार्केट से। तो लास्ट टाइम हमने डॉलर इंडेक्स को कवर किया था, आरबीआई कैसे मैनेज करती है रुपी की वैल्यू, और रुपी जो है वो कैसे इम्पैक्ट करता है, रुपी की वैल्यू शेयर मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करती है। ये सारी चीजें हमने कवर करी थी लास्ट टाइम। इस बार फिर कोशिश है कि एक नया टॉपिक करें और कवर करें, क्योंकि बजट आने वाला है बहुत करीब। नेक्स्ट वीक बजट आ जाएगा। तो बजट को देखते हुए मैंने सोचा, बजट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं और बहुत कम लोगों को इसके बारे में डिटेल में नॉलेज है कि ये बेसिकली क्या है और ये क्यों और कैसे आपको इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज यूनियन बजट, केंद्रीय बजट क्या है, और हाउ बजट इम्पैक्ट शेयर मार्केट, शेयर मार्केट को कैसे हमारा जो बजट है वो इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर सेम है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ। मैंने फाइनेंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को बाई से रिकमेंडेशन आप ना समझें। जो भी आपको जहां से नॉलेज मिले वो गेन करने की कोशिश करें। नॉलेज हमेशा काम आती है। अगर कोई मेरे मुंह से किसी स्टॉक का नाम निकल जाए फॉर एग्जाम्पल, तो उसको सिर्फ एग्जाम्पल समझिए। आप उसको खरीदना या बेचने की रिकमेंडेशन ना समझें। शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। जब तक आपको फुल नॉलेज ना हो, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ना लें, तब तक आप इन्वेस्ट ना करें। चलिए, तो टाइम नहीं लगाते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यूनियन बजट हमारा टॉपिक है। इसको नॉर्मली बजट बजट के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये बजट जो है वो यूनियन बजट है। यूनियन बजट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। वैसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के भी बजट होते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट जो है वो प्रेजेंट करती है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंडर में ये जो है वो होता है। और इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करवाना जरूरी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वरना जो है वो फंडिंग रुक जाएगी। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम और आप अपने घरों का बजट बनाते हैं, अपनी कंपनीज का बजट बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना बजट बनाती है आने वाले साल का। आने वाले साल का मतलब, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 25 जनवरी 2025 को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बजट आएगा, ये बजट होगा अप्रैल 2025 से लेके और 30 मार्च 2026 तक का बजट होगा। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें करती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है
कि भाई गवर्नमेंट जो है ये कोशिश करती है कि हम एक ग्रोथ ओरिएंटेड जो है वो बजट पेश करें और जिसका मिनिमल इम्पैक्ट आए। ठीक है, जनरली ये फर्स्ट डे में होता है फरवरी के। पहले थोड़ा लेट हुआ करता था। दो तीन चीजें हैं जो हिस्टोरिकली चेंज हुई हैं, मैं क्विकली आपको बता दूं। उसमें पहली चीज तो ये है कि कुछ साल पहले तक बजट जो था वो रेल बजट अलग आया करता था और नॉर्मल बजट जो था वो अलग होता था। अब ये दोनों मर्ज हो गए। अब बजट रेल का अलग नहीं आता है, उसी के अंदर आता है। दूसरी चीज जो चेंज हुई है वो ये है कि बजट, अगर मुझे सही से याद पड़ रहा है तो फरवरी में लेट में आया करता था, अब बजट जो है वो फरवरी के शुरू में आने लगा है। तीसरी चीज जो है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वो चेंज हुई है कि पहले एक बजट का ब्रीफ केस होता था जो फाइनेंस मिनिस्टर लेके आया करते थे। अब उस बजट के ब्रीफ केस की जगह और एक बही खाता टाइप का है वो आता है, जिसके अंदर पूरा बजट की स्पीच होती है। ठीक है। अच्छा, बजट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको अगर हल्की सी भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, तो यकीन जानिए आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए बना सकते हैं विद इन द स्पैन ऑफ से 2-3 डेज, या मे बी विद इन द स्पैन ऑफ 1 डे, है ना। तो इसलिए बजट के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि कितना सीक्रेट वो सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, कि वो जो इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कि सरकार क्या करने जा रही है, वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं जो होती हैं। पहली तो ये होती है कि भाई सबसे पहले एक लॉक इन पीरियड होता है, तो जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं बजट के बनाने में वो मिनिस्ट्री के अंदर ही रहते हैं कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो वो शुरू होता है, हलवा सेरेमनी एक कहलाती है, यानी कि गाजर का हलवा बनता है और वो सब लोग खाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके अंदर रहते हैं। और वो बजट, मतलब हलवा सेरेमनी का मतलब होता है कि अब जो लोग ऑफिशियल इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो बिल्डिंग के बाहर नहीं जाएंगे, वो उनका बाहर की दुनिया से संपर्क जो है खत्म हो गया है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। रीजन वो ताकि किसी को डिस्क्लोज ना कर पाए। मान लो सरकार ने कोई टैक्स प्लान किया है, मान लो एक एग्जाम्पल है, अब सरकार ने टैक्स प्लान किया और वो इंफॉर्मेशन बाहर चली गई। अब बाहर चली गई वो इंफॉर्मेशन, तो भाई जिस आदमी को पता है कि इस चीज पे टैक्स लगने वाला है, वो पहले से ही पैसे बचा के वो चीजें इकट्ठी कर लेगा कि बाद में तो महंगी हो जाएंगी 10-15%। और बहुत सारी चीजें हैं वो आप समझ सकते हो, बड़ा आसान है समझना, और खास तौर से इस वीडियो के आखिर तक आते आते आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सीक्रेसी मेंटेन करना क्यों जरूरी है। तो ये शुरुआत होती है हलवा सेरेमनी से, लगभग 10-12 या मेरे ख्याल से कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जब ये शुरू होता है, और ये खत्म होती है जब स्पीच खत्म हो जाती है, यानी कि जब इंफॉर्मेशन पब्लिक में आ जाती है। तो ये जो है वो लॉक इन पीरियड जो है उन एम्प्लॉइज का ये खत्म हो जाता है। ये बजट प्रिपरेशन की शुरुआत इस लॉक इन पीरियड से होती है, बेसिकली ऑफिशियल बजट प्रिपरेशन की। अच्छा, बजट की प्रिपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इन टोटल, मतलब 3 पार्ट होते हैं और हमने इसको 3 पार्ट में ही समझाने की कोशिश भी की है। तो जो पहला पार्ट है हमारा वो ये होता है पार्ट 1, कि उसमें जो हमारा खर्चे का एस्टीमेट है, एक्सपेंडिचर का एस्टीमेट है वो, और जो हमारा रिवेन्यू का एस्टीमेट है वो, इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर आप एक्सपेंडिचर की यानी कि खर्चे की बात करें तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्लान और दूसरे होते हैं नॉन प्लान। प्लान तो अपना वही जो सरकार ने प्लान कर रखे हैं, नॉन प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन प्लान में क्या होता है कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट है, सब्सिडी है, जो सब्सिडीज सरकार देती है फर्टिलाइजर के ऊपर, खाने के ऊपर, या अपने एम्प्लॉय के अगर कोई वेजेस हैं उनका पेमेंट है, तो ये नॉन प्लान हो गया। प्लान अपने जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं सरकार के। अच्छा, अगर आप रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू भी दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कैपिटल रिसिट, यानी कि जो रिपेमेंट ऑफ लोन है ना, रिसिट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी एंड बोरोइंग, मतलब जो सरकार ने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका जो रिटर्न आता है वो जो है आपका कैपिटल रिसिट में आता है, और उसके साथ साथ रिपेमेंट ऑफ लोन आता है। इसी में रिवेन्यू में जो दूसरा पार्ट है वो है करंट रिसिट। कैपिटल रिसिट और करंट रिसिट, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में याद करने की इन टर्मिनोलॉजी की जरूरत नहीं है, बस इसके पीछे की लॉजिक समझिए। करंट रिसिट में क्या क्या आते हैं? टैक्स, जो टैक्स आपके रिवेन्यू है। रिसिप्ट बाय वे ऑफ डिविडेंड, यानी कि सरकार ने जिन इक्विटी में पैसा लगा रखा है वहां से जो डिविडेंड आ रहा है वो है
है ना, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन गिवन आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सरकार ने जो लोन दे रखे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या कहना चाहिए इसके अंदर आता है। तो एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू ये दोनों दो दो जगह डिवाइड हो गए। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि इनकी मैचिंग करना, यानी कि खर्चे की मैचिंग और आपके क्या कहना चाहिए इनकम की, रिवेन्यू की मैचिंग, ये पार्ट वन होता है। अब सरकार ने ये पार्ट वन कर लिया, ठीक है, पार्ट वन कर लिया, तो अब पार्ट टू है। जब आपने पार्ट टू कर लिया, मान लो 100 रुपए आपका खर्चा है और 95 रुपए आपकी इनकम है, तो 5 रुपए का आपका जो है वो नुकसान आ गया। ये जो नुकसान होता है ना, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। बहुत आसान सी लैंग्वेज, यानी कि मान लो 1000 रुपए की सरकार को इनकम हुई और सरकार ने खर्चा किया 1100 का, तो ये जो एक 100 रुपए का जो डिफरेंस आया ये कहलाता है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि ये शॉर्टफॉल हो गया। अब जो दूसरा स्टेप है, इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि सरकार को एस्टिमेट लगाना है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है ना। अब सरकार को इसमें एक चीज तय करनी है कि भाई हमें अपना फिस्कल डेफिसिट कितना रखना है फ्यूचर के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कितना रखना है। मान लो 100 रुपए का रखना है या हमें उस 100 रुपए से कुछ कम करना है। अब अगर 100 रुपए से कम करना है तो सरकार को फिर क्या करना पड़ेगा, या तो अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे या अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हो, या तो खर्चे कम करो या इनकम बढ़ाओ, तभी तो वो जो गैप है वो कम होगा। उस गैप को कम करने के लिए सरकार या तो टैक्सेस लगाती है ना, या फिर क्या करती है सरकार, अपने खर्चे कम करती है। अब खर्चे कम करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो एक प्लान्ड खर्चे होते हैं, है ना, वो एकदम से खर्चे कम नहीं हो सकते। तो सरकार क्या करती है कि सरकार जो है या तो टैक्सेस बढ़ाती है या फिर बोरोइंग बढ़ाती है ना। तो इसमें ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग होती है कि हमें इतना एक बेसिकली एजम्पशन के हिसाब से हमें इतना फिस्कल डेफिसिट रखना है ताकि हमारी ग्रोथ भी मेंटेन रहे। जितना कम फिस्कल डेफिसिट होता है उतनी ही अच्छी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है। अब समझो, मतलब आप ऐसे समझो कि अगर किसी घर में खर्चे जो हैं जितने हैं वो कमाई के बराबर हैं और फिस्कल डेफिसिट हो गया हमारा 0, तो इसका मतलब वो घर सबसे अच्छा है। और अगर किसी घर में ऐसा है कि कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है और 10-20 रुपए बच रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे फिस्कल डेफिसिट तो है ही नहीं, वहां पे एडिशनल इनकम है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा फिस्कल डेफिसिट रहता ही रहता है। फर्क क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट कितना है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अब दूसरे स्टेप में सरकार जो करती है वो करती है मैच ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इन रिवेन्यू टू मीट द प्लान एक्सपेंडिचर। मतलब हमारा एक्चुअल में शॉर्टफॉल कितना पड़ा है ताकि हम फ्यूचर के खर्चों की प्लानिंग करें। 100 रुपए जो पड़ रहे हैं, क्या वो 100 ही रुपए कम पड़ रहे हैं या उससे ज्यादा खर्चे कम पड़ रहे हैं या उससे ज्यादा पैसे कम पड़ रहे हैं, तो ये दूसरे स्टेप में होता है। ठीक है, अब सरकार क्या करती है, एक ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, सरकार एक ऐसे लेवल पे लाने की कोशिश करती है कि ना तो किसी के ऊपर बर्डन पड़े और ना किसी के ऊपर, ना सरकार के ऊपर बर्डन पड़े कि भाई फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, खर्चे बहुत ज्यादा कर दिए वेलफेयर वाले, है ना, और ना ऐसा हो कि भाई हमारे पास जो है वो पैसे कम आ गए। तो सरकार जो है एक ऑप्टिमम यानी कि बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश करती है, और इसमें जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि बेसिकली ये कंसल्टेशन वो ही देते हैं, है ना। उसके बाद फिर सरकार जो है ये डिसाइड करती है कि उन्हें डोमेस्टिक बोरोइंग कितनी करनी है और फिस्कल डेफिसिट का लेवल कितना रखना है। अब अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया तो ये सरकार की एक मतलब एक तरीके की ये शो करेगा कि भाई सरकार जो है वो अपने खर्चों को और अपनी कमाई को मैनेज नहीं कर पा रही है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एक निगेटिव मैसेज जो है वो जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 में होता है, जब मैचिंग करने के बाद सरकार ये डिसाइड करती है कि हमें किस लेवल पे रखना है। ये हो गया हमारा पार्ट 2। ठीक है, अब आती है पार्ट 3। पार्ट 3 में जो है वो सरकार जो है वो डिसीजन लेती है। अभी तक देखो हम एस्टिमेट पे बात कर रहे थे, है ना। अब सरकार ने जो है वो डिसीजन ले लिया कि ठीक है भाई, हमें 100 रुपए का डेफिसिट नहीं रखना, हमें 90 का रखना है। ठीक है, अब जो 90 का रखना है तो यानी कि वो 10 रुपए कहां से आएंगे, तो वो 10 रुपए आएंगे टैक्स बढ़ा के। ठीक है, अब सरकार ये कहती है कि नहीं, चलो हम 10 रुपए का टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, हम 5 रुपए का टैक्स बढ़ाते हैं
और 5 रुपए का खर्चा कम कर देती हैं। यानी कि बैलेंस कर लेते हैं, 90 रुपए का डेफिसिट हो गया, 5 रुपए का खर्चा कम कर दिया, 5 रुपए का हमने टैक्स बढ़ा दिया, यानी कि बर्डन भी नहीं पड़ा, खर्चा भी कम हो गया, फिस्कल डेफिसिट भी हमारा मैनेज में रहा। ये इतना सिंपल नहीं होता जितना मैं आपको बता रहा हूं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और सरकार को आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी पड़ती है। अगर कोई मान लो डिजास्टर हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, आग लग जाए, या अचानक से सरकार को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ जाए, जैसे मान लो डॉलर की कीमत एकदम से बढ़ रही है ना, तो उसके लिए सरकार को करेंसी खरीदनी पड़ेगी। मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है डॉलर वाली में। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या कहना चाहिए, सरकार को देखनी पड़ती हैं। अच्छा, इतना ज्यादा टैक्स भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा देंगे तो पब्लिक में त्राही त्राही मच जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, यही बजट है कुल मिला के। आप अगर देखेंगे तो यही बजट है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली बजट जो है वो शेयर मार्केट को कैसे इंपैक्ट करता है ना। तो इसमें क्या है, ये मैंने बहुत सारी चीजें कोशिश करी है कवर करने की जो बेसिकली रिलेटेड है बजट से और शेयर मार्केट से। इसमें सबसे पहली चीज है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, सरकार कॉर्पोरेशन से, जो हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं उनसे टैक्स लेती है। तो अब जितनी ज्यादा टैक्स होगा उतना इसका मतलब जो है वो डिस्करेज होंगी, उनके पास पैसे कम होंगे खर्च करने के लिए, क्योंकि वो पैसे वो टैक्स, नंबर एक, दो तीन चीजों का इंपैक्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स अगर ज्यादा होता है। तो मान लो कॉर्पोरेट टैक्स अगर ज्यादा है तो पहली बात, अगर एक कंपनी है जिसके पास 4-5 कंट्रीज हैं अपने ऑफिस खोलने के लिए, और एक में 20% है, दूसरे में 30% है, तीसरे में 15% है ना। तो जिस कंट्री में कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा वहां पे वो मतलब प्रायोरिटाइज करेगी अपना ऑफिस खोलने के लिए। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि अगर टैक्सेस ज्यादा हैं तो कंपनी के पास पैसा कम बचेगा अपने एम्प्लॉइज को देखने के लिए और खर्चे के लिए, ठीक है। तीसरी चीज, दूसरा जो हमारा, तो ये एक इंपैक्ट हो गया, सरकार ये देखती है कि हमें कॉर्पोरेट टैक्स कितना रखना है। दूसरी चीज हो गई, वो हो गई डिस्काउंट फॉर एफआईआई डीआईआई, यानी कि सरकार ने मान लो कोई डिस्काउंट अनाउंस कर दिया कि भाई अगर हमारे यहाँ पे एफआईआई आते हैं तो हम उनको इतना डिस्काउंट देते हैं, मतलब हम उनका कैपिटल गेन टैक्स मान लो फॉर एग्जाम्पल हम उसे लेंगे ही नहीं, है ना, या हम उनसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लेंगे, ठीक है, या उनका हमने पीरियड चेंज कर दिया, हमारा 1 साल है उनका 2 साल की जगह उनका 4 साल कर दिया, उनका 6 महीने कर दिया। मतलब कुल मिला के डीआईआई को इनकरेज करना इन्वेस्टमेंट के लिए, एफआईआई को इनकरेज करना इंडिया में आने के लिए, उससे क्या होगा, मार्केट के ऊपर पॉजिटिव सेंटीमेंट पड़ेगा। मान लो किसी कंट्री में टैक्सेस जो हैं वो एफआईआई के ऊपर 10% लग रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो टैक्स कर दिया 2%, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ आएंगे अपना पैसा लगा के कमाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इंडिविजुअल टैक्स। इंडिविजुअल टैक्स मान लो क्या है भाई, अलग अलग स्लैब होते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50, जो अलग अलग होते हैं, 3 स्लैब होते हैं जनरली, 4 होते हैं। अब सरकार ने वो टैक्स में स्लैब की रेंज बढ़ा दी। जब स्लैब की रेंज बढ़ेगी तो पब्लिक के पास पैसा आएगा। पब्लिक के पास पैसा आने का मतलब है सरकार जो है वो इनकरेज कर रही है कि भाई आप जो है अपना पैसा यहां से निकाल के वो सेव करें, मतलब अपने पास मार्केट में लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं, है ना। या सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लिया है कि अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड या इक्विटी के थ्रू, तो हम आपको ये जो है इंसेंटिव देंगे आपके टैक्सेस को बचाने के लिए। तो ये एक शेयर मार्केट में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेस ऑन सेक्टर, ये क्या है, टैक्सेस ऑन सेक्टर ये है कि भाई मान लो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में, फॉर एग्जांपल सरकार कहती है कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो है वो टैक्सेस जो है वो कम कर देंगे, है ना। टैक्सेस कम कर देंगे मतलब हम अभी करंटली मान लो 12% है, हम इसको घटा के 5% कर देंगे, तो इसका मतलब बूस्ट हो जाएगी सेल, या मोबाइल के ऊपर, किसी के ऊपर भी। या मान लो सरकार कहती है कि हम सोलर के ऊपर टैक्सेस कम करते हैं, तो सोलर के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाएगा। सरकार कहती है हम पैकेजिंग के ऊपर कर देते हैं, मान लो सरकार कहती है कि हम इंडिया को ग्लोबली सोलर का हब बनाना चाहते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है, तो वो टैक्सेस कम कर देगी, नंबर एक। नंबर दो, वो बोलेगी कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको हम रिबेट भी देंगे, है ना। एक तो नंबर एक टैक्स कम कर दिया, दूसरा आपको रिबेट भी दे रहे हैं। रिबेट दे रहे हैं एक्सपोर्ट का मतलब, अगर आपने से फॉर एग्जांपल 1 लाख का आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको 2,000 सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, 2% आपको सरकार की तरफ से खामाखाई के मिल रहे हैं सिर्फ एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि सरकार को डॉलर आ रहा है। तो इसका मतलब वो सेक्टर
जो है वो जाहिर सी बात है फोकस में आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये फोकस सेक्टर या टैक्स ऑन सेक्टर्स में आप कवर कर लेंगे। सरकार कोई नई स्कीम लेके आती है, नई स्कीम मान लो क्या सरकार कहती है, जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि भाई हम फला अपनी जो हमारे यहाँ पे वुमेन है उनको हम पैसे देंगे। अब सरकार कहती है कि भाई हम सारी वुमेन जो हैं उनको हम मान लो 2,000 4,000 6,000 देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो मतलब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ेगी। तो ये सारा का सारा जो आपका प्लान होता है ये इस प्लान से होता है कि पब्लिक के पास पैसा ज्यादा रहना चाहिए या पब्लिक के पास पैसा कम रहना चाहिए। अगर पब्लिक के पास पैसा ज्यादा रहेगा यानी कि सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, न्यू स्कीम के थ्रू पैसा मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो सही नहीं है ना। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो प्रॉब्लम है। और तो इसलिए एक सरकार को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। अब एक और नई चीज है जिसका बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, वो क्या है, वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब सरकार अगर ये कह दे कि हमने साहब कैपिटल गेन कम कर दिया या हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ड्यूरेशन जो है वो कम कर दी, से अभी 1 साल है तो सरकार ने उसको बोला हमने 6 महीने कर दी। ये सरकार ने कहा कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख तक का डिस्काउंट है, आप 5 लाख तक अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनाते हैं तो हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाएगा। मतलब करोड़ों की तादाद में जो इन्वेस्टर हैं वो कैपिटल गेन उनको शॉर्ट टर्म हो रहा है लेकिन उन्हें टैक्स नहीं देना, तो वो इनकरेज करेगा, नए इन्वेस्टर आएंगे, है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कैपिटल गेन के ऊपर भी ऐसी हो सकता है। एक और टैक्स लगता है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम, लेकिन वो सारे ट्रांजैक्शन पे लगता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे, इनफैक्ट वो लगता है बेसिकली आपके बाई सेल के ऊपर, और वो कहलाता है एसटीटी, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, बहुत माइनर सा होता है, 0.25 समथिंग परसेंट होता है, बट स्टिल जब आप बहुत बड़े लेवल पे आप प्ले करते हैं तो इसका मतलब ये एक बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर इसको सरकार मान लो खत्म कर दे, कह दे भाई हम ये नहीं लगा रहे, तो एफआईआई के लिए या डीआईआई के लिए ये बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है। भले से फ्रैक्शन में होता है लेकिन भाई उनके लिए तो बड़ा अमाउंट बन जाता है क्योंकि उनकी डील्स बड़ी होती हैं। सरकार कोई नई पॉलिसी ले आए, मान लो सरकार मतलब ये कहने लगे कि भाई अगर आप कोई स्टॉक या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो हम उसमें कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, ऐसा कर सकती है सरकार क्योंकि सरकार के पास तो अथॉरिटी है। सरकार कोई नई सब्सिडीज लॉन्च कर दे, मान लो सरकार कह दे कि भाई हम अगर आप जैसे फर्टिलाइजर के ऊपर है, अब सरकार कहने लगे कि भाई हमने दाल के ऊपर जो है वो आपको सब्सिडी हम देने लगेंगे, तो जो दाल से स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं वो भागेंगे क्योंकि इसका मतलब यह है कि किसान जो है वो उसको पैसा मिलेगा, तो जो कंपनीज हैं वो मतलब जो ऑर्गेनिक में डील करती कंपनी है उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो मतलब कोई भी प्लान अगर सरकार ऐसा करती है कि पब्लिक के पास पैसा आता है, चाहे वो इंडिविजुअल टैक्सेस कम करके या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर अपना अगर सरकार फोकस करती है और कुछ उसके ऊपर टैक्सेस कम करती है, तो ये सारा का सारा जो है वो शेयर मार्केट में उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड क्या कहना चाहिए स्टॉक के ऊपर डायरेक्ट असर डालता है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी अब यूनियन बजट क्या होता है आपको समझाने की और ये शेयर मार्केट को कैसे इंपैक्ट करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बताइए, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और आपने बहुत सारे टॉपिक लास्ट उसमें सजेस्ट किए थे मुझे बताइएगा। इसके अलावा मुझे आपका फीडबैक चाहिए। क्या आपको 2 टॉपिक जो मैंने कवर किए थे वो आपको समझ में आए कि नहीं समझ में आए। अगर आप बेसिक वाली चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑलरेडी वॉच लिस्ट है, उसकी मैं लिंक दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर के हमने बेसिक से कवर किया है और ये हम थोड़ा सा एडवांस जो हमारा टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत दुआओं की दरखास्त है। फीडबैक आपका मुझे चाहिए होता है कि क्योंकि वो मुझे असल में बताता है। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आया, अच्छा लगा, सिंपल लैंग्वेज थी, तो औरों को बताएं ताकि उनको भी समझ में आए। दुआओं की दरखास्त है। ठीक है साहब, अल्लाह हाफिज।